નમસ્કાર, મારું નામ ડૉક્ટર ભાવેશ કે શાહ છે। मैं आकर अध्यापन मंदिर बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल की पदवी पे मेरी कामगिरी कर रहा हूँ अभी। मेरा आज का विषय है मूल्य के विकास में घर, विद्यालय एवं समाज का स्थान। हम जानते हैं कि मूल्य एक ऐसी चीज है जिसको हम किसी से को सिखाना चाहे तो सिखा नहीं सकते, यानी कि मूल्य को सिखाया नहीं जाता। घर, विद्यालय और समाज ये तीनों ऐसी जगह है जिसमें मूल्य की शिक्षा अनौपचारिक तरीके से दी जाती है। हम दो प्रकार की शिक्षा लेते हैं, एक औपचारिक और दूसरी अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा ऐसी होती है जिसमें हम बच्चों को, जैसे औपचारिक शिक्षा में एक सिस्टम की तरह फिट करके उनको देते हैं, ऐसे देते नहीं है। यानी कि बच्चे अपने आप परिस्थितियों से गुजरते हैं और वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। वैसे ही घर, विद्यालय एवं समाज का स्थान अनौपचारिक शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मूल्य की बात की जाए तो मूल्य एक ऐसी बाबत है कि हमें उसको सिखा नहीं सकते, पर हम ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं जिससे वो अपने आप में ही मूल्यों का विकास कर पाए। और दूसरी बात, मूल्य एक वो संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है। हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हमारे पास एक आगवी संस्कृति है और आगवी संस्कृति की वजह से हमारे पास कितने अच्छे मूल्य है और मूल्यों को हमें संवर्धन करना है, उसका विकास करना है और उसको हस्तांतरण करना है। यानी कि हमें उसको जो अपने मूल्य है, अपनी संस्कृति के मूल्य है, उसको संभाल के रखना है। उसमें जो कोई चीज अच्छी है उसको विकास करना है और अपनी आगे वाली पीढ़ी को उसको हस्तांतरण करना है, यानी कि उसको देना है। हम जब मूल्य की बात करेंगे तब वो भी बात करेंगे कि मूल्य सिर्फ सिखाए ना जाए, उसको अनुभव कर उसको सामने वाली व्यक्ति में उसका अनुभव करना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से अगर हम बात करें तो शिक्षा का मूल प्रारंभ परिवार से होता है। जब भी कोई बच्चा पहले अपने परिवार के सदस्यों से कुछ ना कुछ सीखता है, क्योंकि वो उनका भरण पोषण, उनका विकास जब वो जन्म लेता है तब से लेके वो जब शाला की जाने की उम्र तक, विद्यालय की जाने की उम्र तक बढ़ता है, तब तक उनका समूचा शिक्षण अनौपचारिक शिक्षण की माध्यम से परिवार में होता है। परिवार में जो अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है वो, हम अगर ऐसा कहें कि पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उसमें निहित रहती है। हर बार ऐसा नहीं होता कि परिवार से सिखाई गई शिक्षा उचित ही हो। इतने सारे ऐसे भी प्रसंग है, इतनी सारी इतनी घटना भी है जिसमें परिवार में से सीखी हुई शिक्षा, जो अनौपचारिक शिक्षा हम देते हैं, वो बच्चे के लिए, भविष्य के नागरिक बनने के लिए अच्छी नहीं भी हो सकती। क्योंकि समाज में कितने सारे परिवारों का यहाँ पे देखिए तो अ, परिवार को एक साथ देख सकते हैं। जैसे कि समाज की बात करें तो समाज में कितनी सारी ऐसी खामियां हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, अनो अनैतिकता, हिंसा, ये सब जो बुराई है वो बुराई कहीं ना कहीं से आती है। वो कहीं ना कहीं से आती है समाज में, उनके जिम्मेदार परिवार होता है। क्योंकि परिवार से ही बच्चे लोग अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से वो सीख के आते हैं। यानी कि उनको, जब वो बच्चे होते हैं, जब उनके आस-पास उसके माता-पिता
उनके भाई बंधु, उनके चाचा चाची, जो उनके जिनके साथ वो रह रहे हैं, उनमें से कितनी सारी चीजें वो सीख लेते हैं। अब वो चीजें मूल्य से जुड़ी जाए तो वो हकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। नकारात्मक यानी कि अच्छे मूल्य, अच्छे मूल्य का शिक्षण, अच्छे मूल्य का अनुभव। और नकारात्मक ऐसी भी हो सकती है जो होनी नहीं चाहिए। मैं एक यहाँ पे उदाहरण देता हूँ। अगर कोई बच्चा डाकू, चोर, कोई ऐसे इंसान के घर में जन्म लेता है, तो वो अपने घर के सदस्यों से वही चीजें सीखता है। क्योंकि हमें पता है, जो चोर है, वो डाकू है, वो उनका वो काम उनके जीवन निर्वाह निर्वाह के लिए वो करते हैं। तो वो लोग उनको बुरा नहीं मानते। वो लोग उनको ऐसा नहीं सोचते कि ये नहीं करना चाहिए, मूल्यहीन है। वो ऐसा नहीं सोचते। वो उनको अपनी रोजी-रोटी कमाने का ज़रिया मानते हैं। तो उनके बच्चे उन्हीं में से वो चीज़ें सीखेंगे। जब मूल्य के माध्यम से देखें, तो वो चीज़ गलत है, उनमें वो होनी नहीं चाहिए। फिर भी वो वहाँ से सीखते हैं और सीख के समाज में आते हैं और समाज को वो अगर वो समाज के सदस्य जब भी बनते हैं बड़े होके, तब हम उनको बुरा मानते हैं, उनको अच्छा नहीं मानते। हम जब भी बात करें मूल्य की, तब हमारे मन में ये ख्याल आना चाहिए कि मूल्य का जब भी किसी में सिंचन हो, यानी कि बच्चों में, तब पहला प्रथम पायदान वो परिवार। अगर परिवार से ही उनमें मूल्यों का सिंचन अगर सही तरीके से किया नहीं जाएगा, तो आगे जाके उनमें अच्छे मूल्यों का शिक्षण, यानी कि अच्छे मूल्य का अनुभव अगर विद्यालय को कराना है या समाज को कराना है, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अब परिवार की बात करें, तो परिवार क्या है? तो परिवार मानव का प्राचीनतम एवं आधारभूत समूह है। प्राचीनतम एवं आधारभूत समूह है। जब से पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति की बात करते हैं, तब से हम ये शब्द सुनते आ रहे हैं कि जो समाज बनता है, वो परिवारों से बनता है। परिवार के सदस्य एक साथ इकट्ठा एक जगह रह के एक समाज का निर्माण करते हैं। सब परिवार इकट्ठा होकर समाज का निर्माण करता है। परिवार की बात समाज से जुड़े तो समाज का अभिन्न अभिन्न जो हमें उसको उड़ा ना सके, ऐसा एक अंग है। ऐसा एक अंग है। परिवार से ही संस्कृति का जतन होता है, संस्कृति का संवर्धन होता है और संस्कृति का विकास होता है। यानी कि परिवार का एक ऐसा रोल है मूल्य के विकास में, जो हम उसको इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं, इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि उनको हम अनौपचारिक शिक्षण का एक पिलर यानी कि पाया समझ सकते हैं। हम जब भी मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में बालक का विकास और बालक के साथ जुड़े हुए उनके परिवार के सदस्य, जैसे कि माता-पिता, उनके भाई-बहन, उनके अन्य परिवार के सदस्य, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनको आगे जाके एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए एक एक अच्छे मूल्यों का उनमें सिंचन कराए, उनमें अच्छे मूल्यों को गढ़े, उसमें इन सब लोगों की जो भूमिका है, जो रोल है, वो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रहता है। परिवार यानी कि हम उनको बोलते हैं फैमिली। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, ऐसा हम बोलते हैं। एक परिवार के सदस्य यानी कि हम एक परिवार से जुड़े हुए हैं, एक परिवार के साथ रह रहे हैं। हर एक परिवार का एक अगुआ यानी कि उनको पहचान करने वाला एक मूल्य होता है। हम कहीं-कहीं परिवार के लोगों को और कहीं-कहीं परिवार को उनकी मूल्य निष्ठा और उनके मूल्यों से पहचानते हैं।
कई इंसान को भी हम उनकी मूल्य निष्ठा और उनके मूल्यों को से पहचानते हैं। हम कई लोगों को के बारे में अगर कहीं सुनते हैं तो बोल देते हैं ये ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके परिवार का मूल्य, उनके परिवार की संस्कृति ये है, उनके परिवार के लोग का मूल्य, उनके परिवार के लोगों की संस्कृति ये है। यानी मनोवैज्ञानिक ज़रिए से देखो, जो बालक अपने परिवार में ले हो में रह के अपनी वृद्धि और विकास करता है, उनके साथ-साथ ही वो अनौपचारिक शिक्षण के माध्यम से वो अपना विकास उसी परिवार में रह के, उसी परिवार से शिक्षा लेके करता है। उसमें कितनी सारी शिक्षाओं का समन्वय हो जाता है। इसीलिए उनको हम अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम बोलते हैं। तो कई परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है, वो बालक की फर्स्ट स्कूल यानी कि प्रथम शाला है, प्रथम विद्यालय है। हर एक बालक अलग-अलग परिवार में जन्म लेता है। इसीलिए हर एक बालक जब स्कूल तक पहुँचता है या एक शाला तक, विद्यालय तक पहुँचता है, तब हर एक बालक में अलग-अलग मूल्यों का शिक्षण हो चुका होता है। क्योंकि परिवार उनमें अनौपचारिक शिक्षण के माध्यम से अलग-अलग मूल्यों का शिक्षण दे चुका होता है। और हम जब मूल्य की बात करते हैं, तो मूल्य फिर से कह रहा हूँ, हम सिखा नहीं सकते। मूल्य के आचरण के लिए हमें खुद में वो मूल्य का आचरण करना पड़ता है। तब भी जाके सामने वाला बालक या व्यक्ति उनको देख के वो सीखता है। परिवार के सदस्य में मूल भूमिका माता-पिता की होती है। माता-पिता का व्यवहार, माता-पिता का बच्चों के साथ का रहन-सहन, माता-पिता का अपनी दिनचर्या में जो वो पूरे दिन जो कार्य करते हैं, वो कार्य में उनका जो रोल होता है, वो वो सब बच्चा देखता रहता है। उन्हीं से वो अपनी अनौपचारिक शिक्षा को प्राप्त करता है। मूल्य को सिखाया नहीं जा सकता, उसी बारे में अगर हम बात करें, तो मुझे गांधी जी का एक प्रसंग याद आता है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर गांधी जी के पास गई और उन्हें गांधी जी को कहा, मेरा बच्चा मीठा बहुत ज़्यादा खाता है। मीठा यानी कि बच्चा गुल बहुत ज़्यादा खाता है। आप माता ने गांधी जी को बोला कि आप उनको बोलिए वो मत खाए, आपकी बात वो मान लेगा, क्योंकि आप एक आदर्श इंसान। गांधी जी ने बोला, अच्छी बात है, मैं बात करता हूँ। उन्हें बच्चे के साथ बात करके माता को बोला कि आप अपने बच्चे को 1 मास के बाद वापस लेके आए। माता गांधी जी की बात मान के चली जाती है। 1 मास के बाद, 1 महीने के बाद वो वापस अपने बच्चे को लेके गांधी जी के पास आती है और गांधी जी को बोलती है, गांधी जी, आप मेरे बच्चे को जो मीठा खाने के लिए समझाने वाले थे, कुछ नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो आप उनको समझाइए, उनको बताइए। गांधी जी ने बोला कि अब आपके बच्चे को लेके जाओ, आप 1 अठवाडिये के बाद, 1 सप्ताह बाद वापस आना। माता को थोड़ा बुरा लगा, पर वो गांधी जी की बात थी, तो टाल भी नहीं सकती थी, वो वापस चली गई। 1 सप्ताह के बाद
गांधी जी ने बोला था तब वापस वो अपने बच्चे को लेके आई। वापस गांधी जी ने बोला बच्चे को लेके जाओ, 1 सप्ताह के बाद आए। कैसे लेके लेके करीबन 1 डेढ़ महीना जैसा हो गया। तो आप माता बच्चे को लेके आई, गांधी जी के पास बिठाया। गांधी जी ने बच्चे के साथ बात की और बोला कि देखो, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा गुल नहीं खाना चाहिए, वो अपनी सेहत के लिए लंबे समय के बाद अच्छा नहीं होता। तो जितना जरूरी है, जितना चाहिए उतना ही खाना चाहिए। बच्चों को बहुत अच्छी तरह गांधी जी ने समझाया और बच्चा को समझ में भी आ गया। और माता के मस्तिष्क में एक प्रश्न था। उन्होंने गांधी जी को पूछा कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ? गांधी जी ने बोला क्यों नहीं। गांधी जी को माता ने पूछा कि अगर आप ये बात मुझे 1.5 महीना पहले बच्चे को बता देते, मैंने आपको जब बोला था वही बात आप बच्चे को बता देते, तो इतना लंबा समय हमें बच्चे को समझाने में नहीं जाता कि नहीं खाना चाहिए। तब गांधी जी ने अपने मुंह पे एक हास्य लाके माता जी को बोला कि माता जी, मैं खुद इतना गुल खाता था कि मैं बच्चे को नहीं बता सकता था कि गुल सेहत के लिए अच्छा नहीं है, नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे उनको कम करना था, मुझे उसको छोड़ना था। बाद में जाके मैं बच्चे को बता सकता कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। वापस मूल्य पे आते हैं इसी बात पे से। मूल्य वही चीज है जो पहले अपने आप के आचरण में होनी चाहिए। अपने आप के आचरण में अगर हम वो नहीं करते, तो हम किसी को वो बात बताने के हकदार नहीं है। किसी को वो करने के लिए उनको बोलने के हकदार नहीं है। ऐसे ही जब हम परिवार की बात करते हैं, तो परिवार के मुख्य सदस्य की जगह माता-पिता की बात करते हैं, तो माता-पिता बच्चे का सामाजिकरण करने का एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा मूल्यवान इंसान बनाने का काम माता-पिता का है। माता-पिता को परिवार में, अपने घर में ऐसा वातावरण रचना पड़ता है, जिससे बच्चा उसी में से अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मूल्यों को सीखे, मूल्यों को अर्जित करे, मूल्यों को अपने में निहित करे। परिवार से जुड़े हुए बच्चों को जब हम बात करते हैं, तो परिवार मूल्य का विकास करने की एक संस्था है, जिसमें हम फैमिली के हर एक सदस्य का एक समान हिस्सा रहता है। जब परिवार के संबंध में हम मूल्यों का प्रभाव क्या होता है उसकी बात करें, तो परिवार के विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम मधुर संबंध बालक में उचित मूल्यों का विकास करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध की बात करें, तो माता-पिता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, माता-पिता अपने बच्चे से जुड़े हुए हैं, बच्चा अपने दूसरे भाई-बहन यानी कि दूसरे बच्चे से जुड़ा हुआ है, माता-पिता बच्चा मिलके जो परिवार है वो पड़ोसी से जुड़ा हुआ है, माता-पिता परिवार और पड़ोसी जो 2 परिवार बन गए अब, वो अन्य संबंधी यानी कि माता-पिता के साथ जुड़े हुए अन्य संबंधी के साथ जुड़े हुए हैं और सभी परिवार मिलके समाज का हिस्सा बनते हैं। यानी कि माता-पिता से शुरू होके बच्चे, बच्चे से बच्चा, बच्चे से माता-पिता और बच्चों से परिवार, परिवार एक दूसरे परिवार यानी कि अपने पड़ोसियों से जुड़ता हुआ है। ऐसे एक दूसरे पड़ोसी मिलके इतने सारे परिवार इकट्ठा होते हैं,
उनके आपसी संबंध से मिलके एक समाज का निर्माण होता है, जिसमें परिवार के विद्यमान होने के छात्रों में प्रेम, आदर, लगाव आदि के गुणों का उसमें निर्माण होता है। परिवार के सदस्य अपने बच्चे में अच्छे मूल्यों का सिंचन के भाग में उनमें प्रेम का, उनमें आदर का, उनके लगाव का, सभी बाबतों का उसमें वो सिंचन करते हैं, यानी कि सभी बाबतों को वो अनौपचारिक माध्यम से बच्चे को सिखलाते हैं। कई कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार में माता-पिता का संबंध अच्छे ना हो, माता-पिता का बच्चे के साथ का संबंध अच्छा ना हो, परिवार का अन्य परिवार यानी कि पड़ोस का साथ संबंध अच्छा ना हो और सभी परिवार मिलके जो समाज बनता है, उसमें एक कोऑर्डिनेशन यानी कि उसमें जुड़ावपन अगर नहीं है, तो उनकी असर मूल्य में हर एक सदस्य के मूल्य में दिखी जाती है। यानी कि घर में एक तनावपूर्ण वातावरण हो, जिससे बच्चों में ईर्ष्या, द्वेष, विमान्यता विभिन्नता वो सब उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से उसमें जो मूल्यों का सही तरीके से निर्माण होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। यानी कि हम इस बात से ये बात कर सकते हैं कि परिवार से ही प्रथम सोपान के भाग रूप बच्चों में मूल्य का निर्माण शुरू होता है अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से। परिवार की बात करें आगे जाके तो दूसरा भाग है परिवार का भौतिक वातावरण उचित होना चाहिए। अगर हम परिवार की बात कर रहे हैं तो हर बार परिवार का क्या रोल है? परिवार अपने में मूल्य निर्माण करने के लिए क्या-क्या कार्य करता है, वो करने की बात है। तो दूसरी बात करें हम परिवार का भौतिक वातावरण उचित होना चाहिए। बच्चों की आधारभूत भौतिक ज़रूरियात हम सोचे तो क्या-क्या आवश्यकता है? तो रोटी, कपड़ा, मकान, संतृप्ति, परिपक्वता ये सब चीज़ें ऐसी है जो बच्चों को ज़रूरी है। बच्चों के विकास में बच्चों के विकास में, बच्चों के घड़तर में ये सब मूलभूत ज़रूरियात बोलते हैं जिसको हम मूलभूत ज़रूरियात अगर नहीं है, तो बच्चों का अगर हम विकास करना चाहें, तो वो नहीं कर सकते। एक बात करें तो परिवार भूखा है, तृप्त नहीं है, मूलभूत ज़रूरियात उनके पास नहीं है, तो बच्चे चोरी करेंगे, हिंसा का मार्ग भी अपनाएँगे, क्योंकि उनकी मूलभूत ज़रूरियात पूरे करने के लिए वो माध्यम ढूँढते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, कि अगर कोई डाकू है, कोई चोर है, अगर उनके घर में कोई बच्चा है, तो अनौपचारिक शिक्षण के तहत वो वही सीखेगा। क्योंकि डाकू और चोर अपना जो काम करते हैं, वो ये सोच के करते हैं कि ये मेरे जीवन निर्वाह का माध्यम है। जीवन निर्वाह का माध्यम है, ऐसे सोच के करने के कारण वो लोग उनको बुरा नहीं मानते। और हम जब भी हम उसी के बारे में अगर बात करेंगे, तो हमें पता है कि वो मूल्य की दृष्टि से अच्छी बात नहीं है। यानी कि वापस ये परिवार की बात पे हम आए, तो परिवार का भौतिक वातावरण अच्छा होना चाहिए। यानी कि परिवार के हर एक सदस्यों को अपने संबंधों को सुचारू रूप से जुड़े रहने की बात जितनी ज़रूरी है, उतनी ज़रूरी
उनकी भौतिक जरूरियात हर एक परिवार के सदस्य की भौतिक जरूरियात पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि वही बात मूल्य के विकास में एक बड़ा योगदान, एक बड़ा प्रदान करती है। तीसरा बिंदु ले हम परिवार का संवेगात्मक वातावरण उचित होना चाहिए। इमोशनल रिलेशन, जब बोलते हैं इमोशनल एनवायरनमेंट, वातावरण या वातावरण वर्ड सीखता है, इसके एनवायरनमेंट बोलते हैं। हम उनको दूसरी तरीके से इमोशनल रिलेशन ऑफ फैमिली मेंबर, माता पिता माता पिता का बच्चे के साथ, बच्चों का अपने भाई बहन के दूसरे बच्चे के साथ, यानी परिवार के हर एक सदस्यों का जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ, वो इमोशनल यानी कि संवेदनात्मक होना चाहिए। परिवार संवेगों का विकास करने की एक महत्वपूर्ण संस्था है। अगर कोई इमोशनल नहीं है तो उनमें सबसे बड़ा योगदान उनके परिवार का। हम हिंदी पिक्चरों में देखते हैं, कई बार हमने देखा है हिंदी पिक्चरों में, तो विलन होता है हिंदी पिक्चरों का विलन, वो इमोशनल लेस होता है, उनमें इमोशन जैसा कुछ होता है। क्यों ऐसा कब होता है? तो उनके अगर बैकग्राउंड स्टोरी जब पिक्चर में फिल्म में दिखाते हैं, तो उसमें वही दिखाते हैं जब वो बच्चा था तब उनके साथ बहुत बड़े बड़े अन्याय हुए थे। उनके घर में उनके माता पिता ने उनके साथ अन्याय किया था, उनके माता पिता ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, माता ने नहीं किया था, पिता ने नहीं किया था, वो इमोशनल लेस बन जाता है। और आगे जाके हम पिक्चर में की बात करते हैं, इसको देखते हैं, तो विलन के रूप में बाहर उभर के बाहर आता है, वो उन्हें उन्हें किसी की इमोशन की पड़ी है। यानी कि परिवार का हर एक सदस्य का दूसरे सदस्य से जुड़ने का जो संज्ञानात्मक माध्यम है वो अच्छा होना चाहिए। परिवार में माँ बाप द्वारा बच्चों को देख-रेख बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में के सदस्यों का आपसी तनाव का असर उनके बच्चों की शिक्षा में भी पड़ता है, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। माता-पिता का झगड़ा, माता-पिता का अपने बच्चों के साथ का झगड़ा, बच्चों के अपने भाई-बहन यानी कि अन्य बच्चों के साथ का झगड़ा, वो उनकी शिक्षा पे और उनकी मानसिक तनाव की भूमिका बन जाता है। माता-पिता का दृष्टिकोण हर एक बच्चे के लिए एक समान होना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ बच्चों में मूल्यों के विकास एक महत्वपूर्ण बात बनती है। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि एक बच्चा सबसे प्रिय है और दूसरे बच्चे प्रिय तो माँ-बाप को हर एक बच्चा होता है, और उनमें देख-रेख में, उनकी संभाल में माँ-बाप कहीं चूक जाते हैं, किसी बच्चे की बाबत में। तब क्या होता है कि दूसरा जो बच्चा है, जिसको माँ-बाप का कम प्यार मिला है, ऐसा उन्हें लगता है, बच्चों को लगता है, तो उसमें जो मूल्य का विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। वो दूसरे अपने भाई-बहन जिसको माँ-बाप ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी अनुपेक्षा करता है, उनसे वो अच्छी तरीके से पेश नहीं आता। यानी कि बच्चों को अगर एक समान मूल्यों का अनौपचारिक शिक्षा माँ-बाप को देना है, तो माँ-बाप का व्यवहार निष्पक्ष यानी कि एक समान हर एक बच्चे के साथ होना चाहिए। इसमें इसी के साथ ही बच्चे के वांछनीय संरक्षण की उन्हें करना चाहिए। माँ-बाप बच्चों को प्रति प्रायः 4 प्रकार के व्यवहार के प्रवेश करते हैं, जो इस प्रकार है। माँ-बाप बच्चे के साथ जो व्यवहार करते हैं ना, उनको हम शॉर्ट लिस्ट करें तो ऐसा है। बच्चे पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दें। बहुत ज़्यादा अगर ध्यान देते हैं तो भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। बोलते हैं बिगड़ा बच्चा, बड़े बाप का बिगड़ा लड़का, बड़े बाप की बिगड़ी लड़की। यानी कि उनको
जितना देना चाहिए उससे ज़्यादा प्यार देते हैं, उससे ज़्यादा पैसा देते हैं, उससे ज़्यादा उनकी फ़िलअप देते हैं। कई बार कोई चीज़ ज़्यादा दी जाइए ना, वो भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि बच्चा कुछ सीखने के जगह पे पहुँचता ही नहीं। उनको कोई परेशानी नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कहाँ से वो क्या सीख पाएगा? उनके अनौपचारिक शिक्षण में मूल्यों के विकास की हम बात की जाए, तो मूल्यों को विकास करने के लिए उनको कोई ऐसा वातावरण, ऐसी कोई परिस्थिति का ही निर्माण नहीं किया गया माँ-बाप की तरफ से, कि जिसमें उनका मूल्य का विकास हो। यानी कि बच्चे पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देने की बात आती है, तब माँ-बाप वो गलती हर बार करते रहते हैं, वो गलती उन्हें नहीं करनी। दूसरा पॉइंट, बच्चे पर सम्य ध्यान देना चाहिए, यानी कि एक समान ध्यान देना चाहिए। कई बार माँ-बाप ऐसा करते हैं, 2-3 बच्चे हैं तो एक दो दो एक पे अच्छा ध्यान देते हैं, दूसरे पे कम ध्यान देते हैं। उनका ये करने का कोई अंदर से कोई ऐसा एक उद्देश्य नहीं होता। पर क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि माँ-बाप को कोई बच्चा ज़्यादा प्यारा लगता है, दूसरा प्यारा तो है, उनका ही बच्चा है, और वो कम ध्यान दे पाते हैं उन पे। यही चीज़ बच्चे बच्चे में भिन्नता, यानी कि दोनों का दोनों में हम बोलते हैं जिसको हम डिफरेंसेस पैदा करते हैं। दूसरा, अगर बच्चों में ज़्यादा आवश्यक से ज़्यादा ध्यान ना देना चाहिए, वैसे ही कम ध्यान भी नहीं देना चाहिए। कई माता-पिता वो सरिष्ठ पर रहते हैं। अभी ये अपनी अभी की समस्या ले लो, तो वो सबसे बड़ी समस्या है सरिष्ठ पर, क्योंकि अभी के समय में अगर मदर-फादर दोनों एक साथ कमाते नहीं है, तब तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से कई बार माँ-बाप अपने बच्चों को नॉर्मल प्रोटेक्शन, यानी कि सामान्य ध्यान भी नहीं दे पाते। वो बच्चों को अपनी तरीके से बड़े होने पे छोड़ देते हैं। वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो अच्छी बातें कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, कुछ देखने का उनके पास समय नहीं है। इसी वजह से क्या होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चों को बुरी लत लग जाती है, बच्चों को बुरी सोबत हो जाती है। ये सब आगे जाके बच्चे के विकास के लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न बन जाता है। और जब माँ-बाप को पता चलता है कि ये बात हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। यानी कि माँ-बाप को एक समान, सामान्य, यानी कि नॉर्मल ध्यान देना बच्चे को ज़रूरी है। तीसरा बिंदु है, बच्चे पर आवश्यकता से कम ध्यान देना। कुछ देर पहले मैंने बताया, समान ध्यान देना चाहिए, पर उनसे कम नहीं देना चाहिए। वो कम की बात आई इसी मुद्दे में, देखो, क्या सर्विस पेपर की बात करनी थी, तो वो अपने काम, बिज़नेस और उसमें से इतना व्यस्त होते हैं कि उनको जितना ज़रूरी है उतना टाइम भी नहीं दे पाते। उनको जितना ज़रूरी है उतना टाइम भी वो नहीं दे पाते। तब जाके बच्चे क्या करते हैं कि जो अपने आस-पास के जो दूसरे बच्चे हैं, जिसके जिसके अपने जिसे हम जो फ्रेंड सर्कल बोलते हैं, तो वो जब फ्रेंड सर्कल से उनसे वो जो चीज़ सीखते हैं वो उनका मूल्य बन जाता है। क्योंकि वो जो फ्रेंड सर्कल, जो उनके मित्र मंडल है, वो किसी परिवार से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। वही वो बच्चों को सिखाते हैं। वो अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़, वो माँ-बाप को ध्यान देनी पड़ती है। माँ-बाप को किनकी सोबत में वो रह रहे हैं, उनके साथ वो घूम फिर रहे हैं, वो सब थोड़ा बहुत नॉर्मली, यानी कि समान तरीके से उनमें देख-रेख करनी चाहिए, पर वो नहीं देख पाते। इनका मतलब बच्चों पर आवश्यकता से कम ध्यान देना, वो पूरी बात बन जाती है। हम मूल्य की तरह से ये सब बात कर रहे हैं, हमें हम मूल्य में परिवार का क्या हिस्सा है, क्या रोल है, एक संस्था की जगह।
इसीलिए हम ये सब परिवार के सदस्य के बारे में बात करें। परिवार के बाद आगे जाके देखिए माता-पिता की बात करें, बच्चे पर बिल्कुल ध्यान ना देना, लोअर फॉर्म बिल्कुल, कम सामान्य कम और कम से भी कम, बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हम यही गलती कब करते हैं माँ-बाप, कई बार माँ-बाप सर्विस पीपल है, तो बच्चे को क्या छोड़ते हैं हॉस्टल में छोड़ के आते हैं, यानी कि अपनी जवाबदारी खत्म, अपने काम से हम मुक्त। हॉस्टल में जाके क्या करते हैं बच्चे, वो देखने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं। बच्चे को पैसे चाहिए, मंगवाए दे दिए, हॉस्टल की फीस भरना है, फीस भर दी, शाला की विद्यालय की फीस भरना है, भर दी। हम एक यहाँ पे सिनेमा की बात करें तो तारे ज़मीन पे की बात करें। ये पिक्चर यहाँ पे मूल्यों के विकास और बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा में बहुत बड़ी भूमिका वो पिक्चर में दिखाई दी है माँ-बाप। कोई बच्चा कोई बाबत में अगर कहीं उसकी शक्ति है, सीखने में, पढ़ने में, बोलने में, चलने में, देखने में, वो शक्ति को हम अगर नज़रअंदाज करें और उसमें जो खूबी है, उनको अगर हम उनमें से बाहर लाएँ, जिसको हम उनकी अभियोगिता कहते हैं, और बच्चा कहाँ तक पहुँच सकता है, वो उस पिक्चर में तो इतने अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और उसी पिक्चर में माँ-बाप को अपने बच्चों पे कैसा ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार से बच्चे की खूबियों को पहचाननी चाहिए। बच्चों-बच्चों में जो हम डिफरेंसेस भिन्नता देखते हैं और उनको उसमें भिन्नता खड़ी करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए, वो भी उसमें दिखाया गया है। कई बार हम अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के कंपेयर करते हैं, ये इतना होशियार है, ये इतना निपुण है, ये काम अच्छी तरीके से करता है, ये वो काम अच्छी तरीके से करता है, तुम क्यों नहीं करते हो? ये सब बातें बच्चों में डिप्रेशन यानी कि मानसिक अस्वस्थता लाती है, जिसकी असर बच्चों के खुद के मूल्यों पे पड़ती है। बच्चा माँ-बाप से कुछ सीखने की इच्छा नहीं रखता। बच्चा माँ-बाप का विरोध करता है। बच्चा माँ-बाप को पसंद नहीं करता, उससे घृणा करता है, उससे दूर भागता है। इस ऐसी परिस्थिति में परिवार में माता-पिता का जो रोल है, मूल्यों के सिंचन में, संस्कृति के संवर्धन में, वो नहीं होता। कई बार माता-पिता से इसी रवैये से, माता-पिता से इसी बर्ताव से बच्चे जो उन्हें नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ कर बैठते हैं। यानी उसपे नकारात्मक मूल्यों का विकास होता है। वो नकारात्मक मूल्य माँ-बाप और बच्चे में जो उनके अच्छे संबंध है, उसमें दूरियाँ लाता है। यानी इन सब की हम बात करें तो माता-पिता को अपने बच्चों के साथ इसी तरह के लिए उपयोग करना चाहिए, जो बच्चे के लिए हर एक समय के लिए समान हो। क्योंकि जब बच्चे की माँ-बाप की ज़रूरियात है, तब माँ-बाप को उनके साथ हो। जब बच्चे को पीरियड की ज़रूरत है, तब उसको पीरियड लेनी चाहिए। जब बच्चे को कुछ सीखने की जगह हो, वो सीखने की उसे छूट देनी चाहिए। जब बच्चे में कोई ऐसी खामी हो, त्रुटि हो, उनको दूर करने के लिए माँ-बाप को बच्चे को ऐसा मार्गदर्शन देना चाहिए, जिससे बच्चे को ऐसा लगे ही नहीं कि उसमें कोई कमी है और कोई त्रुटि है, कोई खामी है। यानी माता-पिता एक ऐसे शिक्षक हैं, जिससे बच्चा जो सीख के आता है, वो कोई भी दुनिया का कोई भी शिक्षक सिखा नहीं सकता। हमें पता होना चाहिए कि माता-पिता
जो कर सकते हैं उसका कोई नहीं कर सकता, वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि माता पिता का रोल यानी कि माता पिता का काम इतना बड़ा होता है कि कोई भी शिक्षक वो पूर्ण नहीं कर सकता। माता पिता का ध्यान अगर बच्चे में समान तरीके से होगा तो बच्चा एक अच्छा नागरिक, समाज का एक अच्छा व्यक्ति अपने आप ही बन जाएगा। उचित उचित बात करें अगर, तो नियंत्रित बालक के नियंत्रित अनुशासन में, नियंत्रित परिस्थितियों में अगर बालक का निर्माण किया जाए तो बच्चा कुछ नहीं सीखता है। पर अगर हम बच्चे को उचित परिस्थिति में उचित नियंत्रण और उचित परिस्थिति में उचित फ्रीडम, यानी कि जरूरत पड़े तो वहाँ कंट्रोल, जरूरत पड़े क्या छूट, अगर हम देंगे तो एक अच्छे बच्चे का निर्माण, मूल्यनिष्ठ बच्चे का निर्माण, एक संस्कारित बच्चे का निर्माण परिवार में माता पिता के द्वारा किया जाए। पांचवा बिंदु ले, परिवार का संस्कृति के वातावरण उचित होगा। गुड कल्चर एनवायरमेंट ऑफ फैमिली। हम जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न कल्चर, विविध संस्कृतियों के लोग रह रहे हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग रह रहे हैं, विविध प्रांतों के लोग रह रहे हैं, विभिन्न ज्ञाति और जाति के लोग रह रहे हैं। ये सभी बाबतें संस्कृति से जुड़ी हुई है। अगर संस्कृति की बात की जाए तो संस्कृति की भिन्नता के साथ मूल्यों में भिन्नता दिखी जाती है। संस्कृति के संदर्भ में हम परिवार से यह अपेक्षा करते हैं कि परिवार सामाजिक संस्कृति का ज्ञान छात्रों के करने के साथ संस्कृति मूल्यों का छात्रों में विकास करने के हुए प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाता है। यानी परिवार का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व यह है कि वही बच्चों में संस्कृति का निर्माण करे, संस्कृति का विकास करे, संस्कृति का संवर्धन करे और भविष्य में संस्कृति का हस्तांतरण करने में पूर्ण भूमिका परिवार की। अब संस्कृति है वो समाज से जुड़ी हुई है। समाज क्या है तो समाज के कितने सारे रीति रिवाज है, परंपरा है, आचार विचार है, नैतिक आचरण की सिद्धांत है, नियम है, वो सब संस्कृति के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। किसी परिवार में अच्छा सांस्कृतिक वातावरण पूर्ण करने के लिए ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण बनती है, क्योंकि हर एक परिवार एक संस्कृति का हिस्सा है और परिवार में बच्चों का मूल्य का सिंचन करना हो, उसमें संस्कृति की सिंचन करना हो, तो उसको वो सांस्कृतिक वातावरण देना पड़ता है और सही तरीके से और सही दिशा में देना पड़ता है। बालक में मूल्य विकास करने के साथ साथ उसमें संस्कारिता और संस्कृति का विकास हो, वो भी इतना जरूरी है। माता पिता मूल्यों का विकास अपने निजी दृष्टिकोण से ना करे, समाज में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति को ध्यान में रख करे। यानी कि माता पिता अपनी जरूरियात के हिसाब से बालक में संस्कृति का विकास ना करके राष्ट्र को, समाज को कैसे बालक की जरूरियात है, कैसे मूल्यनिष्ठ व्यक्ति की जरूरियात है,
कौन सी संस्कृति आगे बढ़ाने के लिए संस्कारित बालक की जरूरत है, ऐसे बालक का निर्माण करने का दृष्टिकोण माता पिता में होना चाहिए। क्योंकि अगर माता पिता अपने स्वार्थ को लेके बच्चों का विकास करेंगे तो कहीं आगे जाके वो समाज और संस्कृति का कहीं ना कहीं बुरा करेंगे। मैं थोड़ी देर पहले बात की थी, डाकू का लड़का डाकू, चोर का लड़का चोर। अच्छी बात करें तो डॉक्टर का लड़का डॉक्टर, बिजनेसमैन का लड़का बिजनेसमैन, शिक्षक का लड़का शिक्षक, कहीं कहीं जगह बन ही जाता है। यानी कि अच्छी और बुरी दोनों बातें परिवार से समाज में आती है। क्योंकि परिवार के में माता पिता जो उनके शिक्षक है, अनौपचारिक शिक्षा के शिक्षक है, वो कैसे बच्चे का निर्माण करने का शिक्षण देते हैं, उसी तरीके से बच्चे का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट, बालक के मन में मूल्यों का विकास करते समय ना तो यह दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहिए कि सब पुरातन बेकार है, और ना ही ये दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहिए कि सब नया अच्छा है। वरना पुरातन मूल्यों एवं नई मूल्यों के माध्यम स्थापित करने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार मुझे पुराना है, ओल्ड, यानी कि बच्चों को पुरानी चीज बुरी है और नई चीज अच्छी है, अगर वही डालते रहेंगे तो पुराने और नए में वो समन्वय होना चाहिए, और संस्कृति का विकास संवर्धन करके हस्तांतरण करने की बात आए तब वो बीच वाले लिंक टूट जाएगी, वो कड़ी टूट जाएगी। यानी कि माता पिता को ये ध्यान हर बार रखना चाहिए कि पुराने में क्या चीज अच्छी है, जिसको नई मूल्यों से जुड़ा जाए तो वो सबसे अच्छा रहेगा। वो सिखाने का कर्तव्य माता पिता का होता है। आगे, मूल्यों के उपदेशात्मक रूप में कार्यान्वित नहीं कर किया जाना चाहिए, वरना उन्हें स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में दिनचर्या के परिपथ में जाना नहीं जा पाएगा वो। यानी कि हम कथाएं सुनते हैं, बड़े बड़े लोगों की बातें सुनते हैं, आदर्श की बातें करते हैं और सुनते हैं, उससे मूल्य का विकास नहीं होता, उससे मूल्यों का सिंचन नहीं होता। पर अगर हम मूल्यों का विकास और सिंचन किसी बालक में करना है, उनसे वो काम करवाना है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया से उनको गुजर कर, उनको पसार करके, उनको वहां से ले जाके उनको अनुभव करवाना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर पहले गांधी जी की बात की। गांधी जी ने जब तक अपने पिता आने का नहीं छोड़ा तब तक बच्चों को भी नहीं बोला। वैसे ही पहले खुद के आचरण में वो दिखना चाहिए, तब जाके हम दूसरों को आचरण में रखने के लिए बोल सकते। चौथा पॉइंट, माता पिता की पत्नी का कथनी एवं करनी अंतर नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसी से बच्चे की मस्तिष्क मस्तिष्क द्वंद, यानी कि मस्तिष्क में अंदर उसको क्या करना क्या नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना, वो द्वंद की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार व्यवहार वो बच्चों की उपेक्षा करते हैं, माँ बाप जिस प्रकार का व्यवहार बच्चों से करवाना चाहते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार और आचरण माँ बाप को करना पड़ेगा। उसी प्रकार का व्यवहार और आचरण माँ बाप को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर माँ बाप उसी प्रकार का व्यवहार और आचरण नहीं करेंगे तो बच्चे उससे वही सीखेंगे। एक छोटी सी बात करूँ, कई बार माँ बाप बच्चों को बोलते हैं, फोन फोन उठा के बोलने को, तो बोलते पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, अभी घर पे नहीं है, बाद में बात करेंगे। यानी कि बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हम गलत बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो ये चीज अच्छी नहीं है। आगे देखिए, बच्चों को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वह
एक उचित है क्या अनुचित, क्या उचित है कि क्या अनुचित, इसी का स्वयं विश्लेषण कर सके। क्योंकि जो बात बालक को स्वप्रेरणा के आधार से सिखाई जा सकती है, उसी प्रभाव उसके उसी मस्तिष्क पट पे उसी प्रभाव को देखा जा सकता है, यानी कि रियलाइजेशन। रियलाइजेशन गलत किया तो गिल्टी फील होनी चाहिए, अच्छा किया तो उसको इतनी खुशी मिलनी चाहिए कि और बार अच्छा करने के लिए प्रभावित हो, प्रेरित हो। और दूसरा, हर बार बच्चों की उंगली पकड़ के चलने की वजह बच्चों को क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसी बात का ज्ञान करवा देना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे वो अपने आप नहीं सीख लेंगे, तो उनमें जो प्रेरणा, उनमें जो सीखने की इच्छा होनी चाहिए, वो होती नहीं। कई बार माता-पिता अपने बच्चों को सीखने की फ्रीडम नहीं देते, यानी कि उनको सीखने का मौका नहीं देते। वो हर बार अपने माँ-बाप पे निर्भर हो जाते हैं। तब क्या होता है कि बच्चे अपने खुद के निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। वो अपने खुद के निर्णय ले नहीं पाते। वो हर बार माता-पिता पे निर्भर रहते हैं। और उसी समय बच्चों को क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो तय करने का उनके पास शक्ति नहीं है। आगे हम कहानी, नाटक, चलचित्र, सामायिक समस्याओं पर विचार विमर्श भी कई परिवार के वातावरण के इसी जाना चाहिए। बच्चों को अंदर मूल्यों का विकास करता है। कई बार हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कई बार हम चलचित्र और नाटक की बात करते हैं घर में। ये अच्छा है, बुरा है, ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसमें इसी चर्चा के दौरान हम वो बात भूल जाते हैं कि बच्चे इस चर्चा के दौरान कितना कुछ सीख रहे हैं, कितना कुछ अपने में मूल्यों का विकास कर रहे हैं। क्योंकि मूल्य सिखाया नहीं जा सकता, वो अनौपचारिक तरीके से उसमें बालकों में विकास किया जाता है। तो वो सब बातों का हम जब विचार विमर्श करें, तब वो बात का हर बार ध्यान रखिए कि बच्चे वो सुन रहे हैं, बच्चे उसमें से कुछ सीख रहे हैं। इसीलिए जब भी कोई बात बच्चों के साथ करें, कहानी की करें, नाटक की करें, चलचित्र की करें, सामायिक की करें, कोई समस्या की करें, तो हर बार वो बात सकारात्मक दृष्टिकोण से उनके साथ करनी चाहिए। और दूसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ-साथ उसमें कौन-सी बुराई छुपी हुई है, जो नहीं होनी चाहिए, उसका संपूर्ण ज्ञान बच्चों के मस्तिष्क के अंदर माँ-बाप की तरफ से डालना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को पढ़ने के हेतु उचित साहित्य का उपयोग कराना चाहिए। उनकी पढ़ाई के रुचि की का ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि घर में अच्छा सामाजिक अच्छे विचार, अच्छा सोच, अच्छी प्रतिक्रियाएँ नहीं होती रहती है, तब भी कई बार बच्चों के में मूल्यों का विकास देखा नहीं जा सकता। घर में जैसी पुस्तकें, सामायिक, वाचन साहित्य जो उपलब्ध है, वही बच्चे पढ़ते हैं और उसी से बच्चे सीखते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि माँ-बाप को ही सिखाना पड़ता है। कई बार बच्चे अपने आप भी घर के घर के किसी माध्यम से, यानी कि सामायिक है, चलचित्र है, नाटक है, उससे वो सीख लेते हैं।
परिवार के हर एक सदस्यों की ये जवाबदारी है कि उनके घर में कौन से सामायिक, कौन सा माध्यम जो बच्चों के को उसमें से सीखने का जरिया यानी कि उससे सीखने का माध्यम है, उनको मिल रहा है, वो उनको देखना चाहिए। नेक्स्ट वन, परिवार में कोई वृद्ध व्यक्ति या आगंतुक मूल्यों की बात करता है या अपने व्यवहार में उनका प्रदर्शन करता है, तो उनका उपहास नहीं करना चाहिए, उनका उपहास नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है कई बार कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो अपने ज़माने से जो सीखा हुआ होता है, वही उनका बच्चों के सामने वही बातों का रिपीटेशन यानी कि पुनरावर्तन करते हैं। और कई बार अपने यहाँ कोई आगंतुक यानी कि मेहमान कोई आता है और उनके कल्चर, उनके परिवार में जो मूल्यों की बात की है, उनके परिवार में, उनके कल्चर में वो जो मूल्य के बारे में सीखे हुए हैं, वो घर में जब अपने घर में जब आता है वो आगंतुक की जगह, तो वो करता है, तो उसी हँसी उसकी हँसी मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए कि उसी से बच्चे नेगेटिव बातें सीखते हैं, नेगेटिव चीज़ें उनके मस्तिष्क में आ जाती है। तो वो ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात थी, हम जो कर रहे थे अब तक बात, वो परिवार यानी कि फैमिली, और फैमिली में खास करके माता-पिता, खास करके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य, जो माता-पिता के अलावा जो काका-काकी, दादा-दादी, भाई-बहन, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे बच्चे घुल-मिल के कुछ ना कुछ अनौपचारिक तरीके से सीख लेते हैं, वो सीखने की बात मूल्य से जुड़ी हुई है। तो हर एक सदस्य का क्या रोल है, क्या भूमिका है, वो परिवार के साथ, परिवार से जुड़ी हुई है। तो हमने अभी जो थोड़ी देर पहले बात जो की, वो परिवार के सदस्यों और परिवार के अन्य सदस्यों की बच्चों में मूल्य का विकास में क्या योगदान था, उसी के बारे में बात। अब दूसरा टॉपिक के बारे में बात करें, तो दूसरा टॉपिक है अपना विद्यालय तथा मूल्य शिक्षा। विद्यालय यानी कि स्कूल, स्कूल एंड वैल्यू एजुकेशन, सेकंड स्टेप आया। हमने बात पहले की थी, फर्स्ट पायदान यानी कि परिवार। बच्चा जब जन्म लेता है, वो परिवार का सदस्य बनता है और परिवार के में सदस्यों से अनौपचारिक तरीके से इतने सारे मूल्यों का शिक्षण और उनमें से इतने सारे मूल्यों का विकास होता है। ये बात हमने परिवार का क्या योगदान है बच्चों के मूल्य के विकास में, वो हमने खत्म किया। अब दूसरे मुद्दे पे जाते हैं, विद्यालय का क्या योगदान है, स्कूल एंड वैल्यू एजुकेशन, हाउ टू रिलेटेड स्कूल विद वैल्यू एजुकेशन। विद्यालय औपचारिक शिक्षा का स्थान, और औपचारिक शिक्षा का वो सशक्त साधन जो सभी जन साधारण की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। विद्यालय बालक के व्यवहार में वंचित परिवर्तन लाने का कार्य करता है, यानी कि विद्यालय का एक उद्देश्य है कि बालकों में अच्छा वर्तन परिवर्तन करे, बालक का जो वर्तन है उसमें अच्छा परिवर्तन करे। और सबसे बड़ा योगदान औपचारिक तरीके से विद्यालय देता है। विद्यालय जो समाज में मान्य मूल्य आधारित शिक्षा का माध्यम है। विद्यालय के द्वारा कितनी सारी ऐसी गतिविधियां चलती रहती है जिससे छात्रों में मूल्य का विकास होता रहता है। हम वापस वो शब्द पे बात देते हैं,
मूल्य का विकास करना है, मूल्य को सिखाया नहीं जा सकता। अभी हम बच्चे को मूल्य सिद्धांतिक माध्यम से मूल्य को पढ़ा ही नहीं जा सकता। हम बच्चों को अगर मूल्यों की शिक्षा देना चाह रहे हैं, औपचारिक और अनौपचारिक किसी भी तरीके से, तो ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा करना पड़ता है, जिसमें से वो गुजर कर मूल्य का उसमें विकास हो। घर की, घर या परिवार की हमने बात कर ली, अब बात करने जा रहे हैं विद्यालय की। विद्यालय ही औपचारिक शिक्षण का जरिया है, साधन है। परिवार अनौपचारिक शिक्षण का जरिया का माध्यम था। यहाँ पे जब हम विद्यालय की बात करें, तो विद्यालय की हम उनको व्याख्यान करें तो क्या है? जब विद्यालय या शिक्षा कुछ चीज़ों के पक्ष में तथा अन्य चीज़ों के विरोध में होती है, तब नैतिक तत्व उभर कर सामने आते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मूल्य हमारी अच्छाई एवं प्रसन्न के हुए अभिव्यक्त होता है। विद्यालय का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करे। वास्तव में हम देखते हैं कि विद्यालय में जो दी जाने वाली शिक्षा है, वो औपचारिक है। उनका उद्देश्य अकेले मूल्यों का विकास का नहीं, बालकों की शैक्षणिक सिद्धि का विकास करने का भी होता है। तो वो शिक्षा प्राप्त करता है, वहाँ वो शिक्षा प्राप्त करके आगे जाके वो समाज में अपने अर्थोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ कर पाए। साथ साथ में उसी शिक्षा के दौरान वो बच्चों में मूल्यों का विकास हो, ऐसे परिस्थिति का निर्माण करता है। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता की बात करें तो विभिन्न समितियों ने, विभिन्न विभिन्न आयोगों ने मूल्य शिक्षा की चर्चा की हुई है। विद्यालय मूल्यों का विकास करने की भूमिका अदा करता है और विद्यालय के माध्यम से बच्चों में औपचारिक तरीके से मूल्यों का विकास हो। इसीलिए पाठ्यक्रम और अभ्यासक्रम में कौन-कौन से मुद्दों का समावेश किया जाए, जिससे बच्चों में मूल्य का विकास हो, वो सब बातों की इन्हीं विभिन्न समितियों ने चर्चा की। दो बात करते हैं हम, पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाएं, दूसरी है पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं। दो बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, करिकुलम की बात करते हैं। दूसरा को करिकुलम एक्टिविटी, सहभागी क्रिया है। करिकुलम एक्टिविटी एंड को करिकुलम एक्टिविटी, पर दोनों की क्रियाएं मूल्य का विकास करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। एक हम फ्लो चार्ट देखें, मूल्यों का विकास। मूल्य का विकास के फ्लो चार्ट में हम यहाँ पे कितने सर्कल से जुड़े हुए बात करें तो सामाजिक अध्ययन का विकास विज्ञान शिक्षण द्वारा, गणित शिक्षण द्वारा, भाषा शिक्षण, यानी कि अगर विद्यालय के अभ्यासक्रम का निर्माण करें, पाठ्यक्रम का निर्माण करें, तब हम कितनी बाबतों का ध्यान रखते उनका निर्माण करना चाहिए, जिससे बच्चों में सकारात्मक मूल्यों का विकास हो, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाएं, करिकुलम एक्टिविटीज। दो बात हमने की, करिकुलम एक्टिविटीज एंड को करिकुलम एक्टिविटीज। Curriculum activities is one of the part of the achievement, educational achievement. यानी कि कितनी सारी बातें वो भी सिखाई जाएगी जो उसकी शिक्षण की उपलब्धियों के साथ जुड़ी जाएगी। और उसके अलावा
फॉर्मली उन्हीं बच्चों में वैल्यूज डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज थ्रू द सोशल स्टडीज टीचिंग, यानी कि ऐसे विषय का अध्ययन किया कराया जाए जिस सब विषय का अध्ययन करने से उसमें मूल्यों का विकास हो। तो यहाँ पे हम सोशल स्टडीज की बात करने जा रहे हैं। इससे अंतर्गत प्रमुख रूप में हम इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र, इन सभी को सम्मिलित करके इन्हीं विषयों का शिक्षण देके मूल्यों का विकास किस प्रकार होगा उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि पूरी सोशल स्टडीज एक इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र सबको मिला के बनी हुई है। सबको इकट्ठा करके बनी हुई है। इतिहास के अध्ययन द्वारा छात्रों में मूल्यों का उचित विकास किया जा सकता है, क्योंकि इतिहास अपनी भारतीय संस्कृति, अपने देश की संस्कृति से जुड़ा रहता है। अपने देश के जो बड़े-बड़े लोग जिसने अपने देश को आजाद करने में अपना अमूल्य हिस्सा दिया हुआ है। अपने इतिहास की बात करें तो यहाँ पे भारत देश में इतने सारे, जिसको हम भगवान बोलते हैं, जो मानव स्वरूप में अवतरित हुए थे, वो भी अपने इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं। गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण, महावीर, स्वामी गुरु नानक, जिन्होंने अपने भारतवर्ष की भूमि पे जन्म लिया था और अपने भारतवर्ष के लोगों को इतने सारे मूल्य के विकास करने के माध्यमों का ज्ञान दिया। इन सब महात्माओं ने सहानुभूति, दया, करुणा, हिंसा, मानवता, शुद्धता, पवित्रता यदि 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 गुणों का विकास करने का माध्यम क्या है, कैसे किया जाता है, ये सब बारे में चर्चा करके लोगों को तक वो पहुंचाया। हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में गीता में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है और उसी उपदेश के दौरान जो पूरी गीता की रचना हुई थी उसमें हर एक मूल्य के बारे में बात की गई है। अगर हम कोई संपूर्ण मूल्य के आधारित कोई पुस्तक पढ़ना चाहे तो हमें गीता का अध्ययन करना आवश्यक बन जाता है, क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान ने अर्जुन को हर एक परिस्थिति में कौन से मूल्य का आचरण करना चाहिए वो बात। कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया था, कई बार मूल्य आचरण परिस्थिति जन्य होता है कि परिस्थिति के हिसाब से मूल्यों का चयन करना पड़ता है, उसको आचरण में लाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है वो मूल्य सामाजिक दृष्टिकोण से नकारात्मक होते हैं, परंतु समाज को बचाने के लिए, समाज की संस्कृति का संवर्धन के लिए, समाज की संस्कृति का विकास करने के लिए वो मूल्य हकारात्मक होते हैं। यानी कि हम इतिहास को बहुत बारीकाई से अभ्यास करेंगे तो इतिहास के द्वारा हमें इतने सारे ऐसे बातें जानने को मिलेगी जिसमें मूल्यों की
बात की गई है, मूल्य का विकास की बात करी गई है। यानी कि इतिहास के अध्ययन के साथ हम बच्चों में मूल्य का शिक्षण शिक्षण अध्ययन के दौरान उसमें मूल्य का शिक्षण देके उसमें मूल्य का विकास कर सकते हैं। दूसरा है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का उद्देश्य ही छात्रों में अंदर प्रजासत्ताक मूल्यों का आदर्श नागरिक गुणों का विकास करना होता है। यानी कि हर एक नागरिक को अपने देश से गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो उसी देश का नागरिक है, उसी देश का अभिन्न अंग है, ऐसा उनमें गर्व होना चाहिए। देश प्रेम, राष्ट्र चेतना, मातृत्वता, देश के लिए त्याग, देश के लिए बलिदान, ईमानदारी, सत्यता आदि गुणों का विकास करने के लिए हमें नागरिक शास्त्र का अध्यापन बच्चों में कराना चाहिए। नागरिक शास्त्र के उद्देश्य तहत मात्र अपने देश के लिए प्रेम नहीं, समुचित विश्व के लिए प्रेम की बात भी उसी में की जाती है। भारतवर्ष का स्वतंत्र का इतिहास पढ़कर हम राष्ट्र नेताओं द्वारा स्वतंत्रता हेतु किया गया संघर्ष और प्रयास के बारे में अगर बात करें तो उसमें सभी राजनीतिक मूल्यों की बात आ जाती है। उसी में से हम पूरे राजनीतिक मूल्यों का विकास और बच्चे में उनका सिंचन कैसे किया जा सकता है, वो बात हम नागरिक शास्त्र के तहत कर सकते हैं। उसके बाद आता है भूगोल। भूगोल का अध्ययन भी छात्रों में उचित मूल्यों का विकास करने के लिए सहयोग देता है। मूल्य के माध्यम से जलवायु का मानव के रहन सहन का प्रभाव इसी जानकारी देके मानव में भेदभाव समाप्त कर सकते हैं। जब देश के विभिन्न भागों की संस्कृति की बात की जाती हो तो संस्कृति का ज्ञान कराते कराते हम ये बात भी कर सकते हैं कि हम सब एक ही भौगोलिक परिस्थिति में रह रहे हैं। भले ही अपनी संस्कृति अलग हो, भले ही अपना रहनी कहनी पर्यावरण परिस्थिति अलग हो, पर पृथ्वी तो सारी एक ही। अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे एक साथ मिलकर तो प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, पर्यावरण छिन्न भिन्न हो जाएगा, रहने लायक कहीं जमीन नहीं बचेगी, खाने पीने के लिए कुछ खाना नहीं बचेगा। ये सब संवर्धन करने के लिए हर एक चीज का क्या मूल्य है, ये भूगोल शिक्षण द्वारा उचित मूल्यों का विकास करने के तहत कराया जाता है। आगे आता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र समाज का संस्कृति का विज्ञान है। संस्कृति का विज्ञान, साइंस ऑफ कल्चर। समाजशास्त्र इज द साइंस ऑफ कल्चर, संस्कृति का विज्ञान। संस्कृति का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज, उनका ज्ञान, उनका आचरण, वो सब समाजशास्त्र में जुड़े हुए। सामाजिक मूल्यों का विकास करने के लिए बच्चों को समाजशास्त्र का ज्ञान, समाजशास्त्र का शिक्षण दिया जाता है। समाजशास्त्र के शिक्षण देने के दौरान कौन सा ज्ञान समाज उपयोगी है और कौन सा ज्ञान समाज के विरुद्ध कार्य करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो बच्चों को अच्छी तरह सिखाया जाता है। बच्चों को यानी कि छात्रों को सामाजिक शास्त्र के शिक्षण के दौरान उनमें उचित
परिवर्तन आए, उस बाबत का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि इतने सारे रीति रिवाज जो संस्कृति के विकास के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी उनकी अच्छाइयों को स्वीकार करके उनको अपने जीवन में स्वीकार के अपने में, यानी कि छात्र में उचित परिवर्तन हो, वो बात करनी अगत्य बन जाती है। आगे का विषय है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ईमानदारी, श्रम का महत्व, पूंजीपति का सम्मान, श्रमिक का महत्व, धन का सदुपयोग वगैरह बाबतों का छात्रों में विकास करती है। इसके साथ जब इस विषय की समझ जब दी जा रही हो, उसके द्वारा छात्रों की पूंजीपति का सम्मान एवं श्रमिकों का महत्व, दोनों के बीच का अंतर क्या है और दोनों कितने जरूरी है और न्यायी तरीके से दोनों को कैसे स्वीकारा जा सकता है, वो अर्थशास्त्र में सिखाया जा सकता है। श्रमिकों के सहयोग अगर ना हो, श्रमिकों का सहयोग अगर ना हो, तो कोई आदमी, कोई व्यक्ति पूंजीपति बन नहीं सकता। यानी कि श्रमिकों का महत्व उतना ही है जितना पूंजीपति का सम्मान का महत्व है। अर्थशास्त्र के माध्यम से बजट को सिखला के बच्चों को बच्चों में मूल्य का विकास कैसे वन बाय वन सोपानों द्वारा किया जा सकता है, वो हम चर्चा करते हैं। समाज विज्ञान का ज्ञान इन्हीं इन्हीं अलग अलग हिस्सों में देकर बच्चों में पाठ्यक्रम के सिद्धांत एवं ज्ञान के दौरान उसमें मूल्यों का विकास हो, उसमें कितने सारे मूल्यों का निर्वाह हो, वो बातें साथ साथ में सिखाई जाती। दूसरा सब्जेक्ट है विज्ञान शिक्षण द्वारा मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज थ्रू द साइंस विज्ञान। आगे हमने सामाजिक विज्ञान देखा है, यहाँ पे विज्ञान सोशल स्टडीज देखते हैं, यहाँ पे साइंस। विज्ञान शिक्षण के दो रूप है, एक रूप है सैद्धांतिक, दूसरा है व्यवहारिक। व्यवहारिक यानी कि हम उसको प्रायोगिक बोल सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक। विज्ञान का सैद्धांतिक ज्ञान हमें कौन से मूल्य सिखाएगा, उसके बारे में बात करें तो तर्क, निर्णय, विवेक, पक्ष निश्चितता वगैरह मूल्यों का विकास करेंगे। जबकि व्यवहारिक यानी कि प्रायोगिक पक्ष आत्मनिर्भरता, आदरता, अनुशासन, महत्वाकांक्षा, सच्चाई, संपूर्णता वगैरह मूल्यों का विकास करने में विज्ञान में हम कितने सारे ऐसी बाबतों का अध्ययन करते हैं जिसमें सहभागिता, प्रेम, त्याग, वफादारी का, ईमानदारी, परिस्थिति अनुकूलन वगैरह गुणों का विकास होता है। इसी के साथ विज्ञान के अध्ययन के साथ परोपकार, सौंदर्य बोध, पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति प्रत्यय का प्रेम वगैरह मूल्यों का भी विकास विज्ञान के शिक्षण के दौरान ही होता है। बीमारियों के संबंध में बात की जाए तो अगर बीमारी से बचना है तो कितने सारे ऐसे मूल्यों का भी विज्ञान शिक्षण के दौरान विकास होता है, जैसे कि स्वच्छता,
सफाई इत्यादि मूल्यों को विज्ञान के साथ जुड़ा के उसमें उनका विकास होता है। यानी कि मानवीय अपने शरीर का ध्यान रख के अच्छे नागरिक बन के विज्ञान शिक्षण के तहत वो अपने में कितने सारे मूल्यों का विकास कर सकता है। परिश्रम, धैर्य, सच्चाई, सहयोग जैसे मूल्यों का उसमें विकास होता है। और परमाणु संरचना का ज्ञान विज्ञान के विषय में लेके वो नकारात्मक मूल्य से दूर लेके सकारात्मक मूल्यों को स्वीकार करके अहिंसा, शांति, प्रेम आदि विकास अपने में होता है। ऐसे ही छात्र को अगर विज्ञान शिक्षण के द्वारा उसमें कितने सारे मूल्यों का सिंचन कर सकते हैं हम यहाँ पे देखते हम यहाँ तक अपना रखते विराम करते हैं। नेक्स्ट व्याख्यान में हम यहाँ से जो बाकी रो छूटा हुआ है जो रहा है वो हम देखेंगे। अभी हमने देखा कि मूल्य के विकास में परिवार का क्या स्थान था, समाज का क्या स्थान था और समाज में शिक्षण का यानी कि विद्यालय का क्या स्थान है, वो देख के हम आगे समाज का क्या ज्ञान है उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम इतना रखेंगे। अस्तु। थैंक